हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी को, जितने भी लोग सेशन के साथ जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और शुभ प्रभात। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर 6 AM, अभी एक हफ्ते के लिए जो टाइमिंग है वो 6 AM की गई है। एक टेस्टिंग है, देखते हैं कि क्या हमारा सेशन और ज़्यादा रीच करता है या नहीं। तो ये एक हफ्ते के लिए एक टेस्टिंग है। तो अभी डेली टाइमिंग जो सेशन की रहेगी वो 6 AM आपकी यहाँ पर रहेगी। सेशन आपको 6 AM पर यहाँ पर मिल जाएगा। आप 6 AM पर सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने है और लिखा हुआ है। आज का मोटिवेशन कोट ये कहता है कि डोंट लेट यस्टरडे टेक अप टू मच ऑफ योर टुडे। तो अपने बीते हुए काल को आपका आज ज्यादा ना लेने दें। होता है ना कई बार कि क्या होता है कि हम दिन रात यहाँ पर डूबे रहते हैं, इसी ख्यालों में हम यहाँ पर डूबे रहते हैं कि यार वो चीज़ पूरी हो जाएगी, वो चीज़ ठीक हो जाएगी, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश वो चीज़ ठीक हो जाती। मतलब जो हम पास्ट है, हम पास्ट में ही हमेशा उलझे रहते हैं। जो बीत गई सो बात गई, लेकिन हम उस बात को जाने नहीं देते हैं। जो बीत गई सो बात गई, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके सारे छूटे, जो टूटे फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। लेकिन हम बीती हुई बातों को जाने कहाँ देते हैं, उसे पकड़ कर बैठे रहते हैं। और जब तक इंसान बीती हुई बातों को भुला नहीं सकता, वो आगे आने वाले कल को अपना नहीं सकता, है ना। तो आपको अपने यस्टरडे को जाने देना चाहिए, क्योंकि आपका यस्टरडे आपका बहुत ज्यादा टुडे लेकर जाएगा, आपकी आज की एनर्जी को लेकर जाएगा। आपका फ्यूचर जो आपको बेहतर तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहिए टाइम को, वो आपके पास्ट को याद करने में जाएगा। तो इसको, जो बीत गई सो बात गई, अब उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए और चीज़ों को आगे बढ़कर देखिए, है ना। चलिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको सभी क्लासेस की जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। आप सेशन को लाइक भी यहाँ पर कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, फटाफट से सेशन को लाइक भी यहाँ पर ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, जहाँ पर क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको वहीं से मिल जाएगी। लास्ट सेशन में मैंने आप सभी को जो होमवर्क यहाँ पर दिया था, पहले उसका डिस्कशन कर लेते हैं क्विकली। मैंने 3 क्वेश्चन आप सभी से पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिन्हें लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2025 विजडन एडिशन चुना गया है, और इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कहाँ पर लोकेटेड है। और नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द डेजर्ट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन के सही जवाब आपके यहाँ पर दिए हैं। तो सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो लास्ट सेशन में जो आपका कमेंट सेक्शन था, वहाँ पर स्मार्ट अविनाश ने आंसर दिया है। तो स्मृति मंधाना जो फीमेल क्रिकेटर है, पहले क्वेश्चन का सही जवाब था। मुंबई में आपका लार्जेस्ट इंटरनेशनल जो क्रूज है टर्मिनल मुंबई में बनाया गया है, और यूएई में जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी आयोजित हुई है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा मौसमी भट्टाचार्य जी ने भी सही जवाब दिया है। झुम्पा ने भी आपका यहाँ पर सही जवाब दिया है। लास्ट सेशन में मैंने जो आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछे थे, आज भी सेशन के लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा, सेशन को अंत तक देखिएगा। हम लोग यहाँ पर पहले जितनी भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड पहले आपसे एक एमसीक्यू पूछेंगे, और फिर हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंडिया साइन एन एग्रीमेंट टू परचेज 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स। भारत ने किस देश के साथ करीब 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने के लिए एक समझौता रिसेंटली किया है। पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो तनातनी चल रही है, तनाव का माहौल है इस समय पाकिस्तान के साथ, है ना। तो पाकिस्तान के साथ इस तनाव के माहौल में भारत ने इस समय 26 मरीन राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए किस कंट्री के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट रिसेंटली किया है। अमेरिका के साथ, रशिया, फ्रांस और इसराइल। 26 राफेल मरीन फाइटर जेट, और ये मरीन फाइटर जेट्स होंगे जिनका इस्तेमाल इंडियन नेवी करेगी। तो ध्यान रखना, इनका इस्तेमाल एयरफोर्स नहीं, इंडियन नेवी करेगी। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो हम लोग फ्रांस से आपके यहाँ पर परचेज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। तो चलिए बात कर लेते हैं। इंडिया और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ की डील हुई है। पाकिस्तान ने जब इस डील के बारे में सुना होगा तो उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया होगा, है ना। कि इतना बड़ा अमाउंट, 63,000 करोड़,
है ना, पाकिस्तान का रक्षा बजट भी शायद ना हो इतना। तो इंडिया और फ्रांस ने 63,000 करोड़ की डील करी है 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए। संख्या आपको याद रखनी है कि टोटल कितने मरीन फाइटर जेट्स हैं और इसका टोटल अमाउंट इस डील का कितना होगा। तो मंडे को, सोमवार को ही यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट आपका होगा जिसमें 26 नेवल वेरिएंट्स, राफेल फाइटर जेट के जो नेवल वेरिएंट्स हैं वो आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। भारतीय नेवी को ये प्रोवाइड किए जाएंगे, इंडियन नेवी को ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे। 64,000 करोड़ के लगभग अराउंड इसकी कॉस्ट आपकी यहाँ पर पड़ेगी। तो द जेट्स विल कम इक्विप विद कटिंग एज वेपन सिस्टम। तो ये जो नए जेट्स हमें मिलेंगे इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इन एयरक्राफ्ट में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगी है, एंटी शिप वेपन सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी है। इन फाइटर जेट को अर्जेंटली हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पर ये अपनी सर्विसेज देंगे, तो इनकी सर्विसेज अर्जेंटली रिक्वायर्ड है एज टू इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो इन एयरक्राफ्ट्स को आईएनएस विक्रमादित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है और आईएनएस विक्रांत में ये अपनी सर्विसेज यानी सेवाएं आपकी यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which player has created history by scoring the second fastest century in IPL at the age of just 14 year। तो कल शाम को जो आईपीएल मैच हुआ है, कल शाम को ही जो आईपीएल मैच हुआ है वहीं पर ये रिकॉर्ड बना है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने महज 14 साल की उम्र में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। खिलाड़ी का नाम प्रेयस रे बर्मन है, रेयान पराग है, प्रदीप सांगवान है या फिर वैभव सूर्यवंशी। आप लोगों के लिए हिंट ये है कि ये खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहा है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने आईपीएल का 2025 का सबसे तेज शतक जड़ दिया है। मात्र 35 गेंदों में 35 बॉल्स में 100 रन इन्होंने आपके यहाँ पर कंप्लीट किए। तो इनकी जो परफॉर्मेंस रही, सेंसेशनल परफॉर्मेंस रही आईपीएल 2025 की। मात्र 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक इनिंग आपकी यहाँ पर खेली है। ठीक है, गुजरात टाइटंस के खिलाफ, अगेंस्ट द गुजरात टाइटंस मतलब टीम के खिलाफ। इससे पहले जो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था वो यूसुफ पठान के नाम पर था और अभिषेक शर्मा के नाम पर था फॉर द सेकेंड फास्टेस्ट 100 इन द आईपीएल हिस्ट्री। ठीक है, ये तीसरा ही मैच है आईपीएल का वैभव सूर्यवंशी का। ये केवल तीसरा मैच खेल रहे हैं अपना और 7 चौके लगाए और 11 छक्के लगाए अब वैभव सूर्यवंशी ने, है ना। मात्र 14 साल की उम्र में इनको आईपीएल खिलाया गया और देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस इनकी यहाँ पर है। अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्के इन्होंने लगाए। इनका जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। बिहार में इनका जन्म हुआ है, बिहार का ये लाल है। वैभव इसका नाम है। इज द यंगेस्ट प्लेयर एवर टू फीचर इन आईपीएल। ये अब तक आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। तो आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी खिलाड़ियों ने आईपीएल खेला है उसमें सबसे यंगेस्ट प्लेयर आपके बनते हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड द ग्राउंड टेस्ट ऑफ द स्क्रैमजेट इंजन इन इंडिया। तो किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का रिसेंटली जमीनी परीक्षण आपके यहाँ पर किया है? क्विकली आंसर। रिसेंटली स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट इसरो ने किया है, डीआरडीओ ने किया है, एचएएल ने किया है, इंडियन आर्मी रिसर्च सेंटर ने किया है। किसने रिसेंटली ग्राउंड टेस्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन इन इंडिया? तो इसका सही जवाब है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये किसके अंडर में काम करती है? तो ये लेबोरेटरी डीआरडीओ के अंडर में ही काम करती है। इसने सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है ग्राउंड टेस्ट ऑफ अ स्क्रैमजेट इंजन फॉर ओवर 1000 सेकेंड, मतलब करीब 1000 सेकेंड्स तक इस इंजन को टेस्ट किया गया, चलाए रखा गया। कहाँ पर? हैदराबाद सिटी में। बात करेंगे स्क्रैमजेट इंजन की, तो स्क्रैमजेट जो इंजन है वो सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन इसको बोला जाता है। इज एन एयर ब्रीदिंग इंजन जिसे डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट एफिशिएंटली एट अ हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड होती है साउंड से भी तेज, साउंड से भी तेज जो स्पीड होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड आपकी यहाँ पर होती है। तो इसे हाइपरसोनिक स्पीड के लिए बनाया गया है, मैक 5 और उससे आगे की स्पीड के लिए।
जो हमारे पारंपरिक जेट इंजन्स होते हैं, स्क्रैमजेट वैसा नहीं होता। स्क्रैमजेट इंजन डू नॉट यूज रोटेटिंग कंप्रेसर्स, इंस्टीड दे रिलाई ऑन द व्हीकल्स हाई स्पीड टू कंप्रेस एयर। तो जो आपके पारंपरिक इंजन होते हैं, अभी तक जो इंजन्स आपके होते थे जेट इंजन्स, तो बेसिकली उसमें रोटेटिंग कंप्रेसर होते थे। स्क्रैम जेट इंजन में रोटेटिंग कंप्रेसर्स नहीं होते हैं। रोटेटिंग कंप्रेसर की जगह ये इंजन जो व्हीकल की हाई स्पीड है उससे जो कंप्रेस एयर है उस पर डिपेंड करता है, उस पर रिलाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप इन 2024? 2024 के लिए अपने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 के लिए रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, आनंद महिंद्रा, इनमें से किसे यहां पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब इस क्वेश्चन के रहेंगे कुमार मंगलम बिरला साहब। मतलब ये अवार्ड इन्हें 2025 में दिया गया है, 2024 के लिए। तो कुमार मंगलम बिरला साहब ने रिसेंटली रिसीव किया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड फॉर हिज विजनरी लीडरशिप। उनकी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, तो विजनरी लीडरशिप और बाकी लोगों के साथ उन्हें ये सम्मान मुंबई में आपका यहाँ पर दिया गया। इस साल अगर मैं बात करूं, अवार्ड विल ऑल्सो बी प्रेजेंटेड टू सेवरल नोटेबल इंडिविजुअल्स। तो इस साल यह पुरस्कार कुछ और लोगों को भी दिया गया है, कुछ और फेमस पर्सनालिटीज को भी दिया गया है, जैसे कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को यह अवार्ड दिया गया है, सुनील शेट्टी साहब को यह अवार्ड दिया गया है, सचिन पिंगलावकर और सोनाली कुलकर्णी को यह अवार्ड दिया गया है। जाने माने वायलिनिस्ट डॉक्टर एन रंजम को भी यह अवार्ड दिया गया है। तो कुमार मंगलम बिरला के साथ साथ इन सभी पर्सनैलिटीज को भी इस साल ये अवार्ड आपके यहाँ पर दिया गया है। इस साल अगर मैं बात करूं, जो इवेंट आयोजित हुआ लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी का, ये 83rd मेमोरियल डे था ऑफ पंडित दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर जी के जो फादर थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी का 83वां ये मेमोरियल डे आपके यहाँ पर बनता है। अगर हम बात करें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी और ये हमारी जो लेट लेजेंडरी सिंगर हैं लता मंगेशकर जी, उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी यहाँ पर की गई थी। इस पुरस्कार को ऑर्गेनाइज किया जाता है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान के द्वारा। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यह पुरस्कार आपका यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से कौन सम्मानित हुए थे? नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था, भारतीय प्रधानमंत्री। 2023 में यह अवार्ड दिया गया था आशा भोसले जी को। 2024 में यह अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन साहब को और 2025 में यह अवार्ड आपके यहाँ पर दिया गया है कुमार मंगलम बिरला और कुछ और नोटेबल पर्सनैलिटीज को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम साथ ही साथ यहाँ पर 2025 के कुछ रीसेंट अवार्ड्स का डिस्कशन भी कर लेते हैं। साथ ही साथ हमें याद रखने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, कोरिलेट करते हुए हम लोग इन चीज़ों को आगे यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें रिसेंटली गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025, तो रिसेंटली गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 जो दिया गया है वो अच्युत समंता जी को दिया गया है। कैसे दिया गया है? अच्युत समंता जी को दिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली नाइटहुड फॉर हिज सर्विसेज टू क्रिकेट, क्रिकेट में अपनी सेवाओं के लिए नाइटहुड का सम्मान किसे दिया गया है? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड का जो सम्मान दिया गया है वो जाने माने क्रिकेटर जिन्होंने रिटायरमेंट आपके यहाँ पर ले लिया है, जेम्स एंडरसन को यह अवार्ड आपके यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा रिसेंटली की टू द सिटी ऑफ लिस्बन अवार्ड, तो यहाँ पर जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू जी को रिसेंटली की टू द सिटी ऑफ लिस्बन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया है जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो किसी विदेशी फॉरेन हेड ऑफ अ स्टेट को दिया जाता है। किसी विदेशी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है श्रीलंका का, वो है श्रीलंका मित्र विभूषण। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म
from the Satyajit Ray Film and Television Institute was selected for the La Cinef section at the 78th Festival de Cannes 2025। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की किस फिल्म को 78th फेस्टिवल डे कांस 2025 में ला सिनेफ सेक्शन के लिए इस फिल्म को चुना गया है, जो कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की फिल्म है। फिल्म का नाम है द वाइट टाइगर, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, द लंच बॉक्स एंड द गली बॉय। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, अ डॉल मेड अप ऑफ अ क्ले। तो ये फिल्म का नाम रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो फिल्म का नाम अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले इसे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की ये फिल्म है, जिसे सिलेक्ट किया गया है लास्ट सिनेफ सेक्शन में अवार्ड के लिए 78th कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, तो बेसिकली जो ये फिल्म है अ डॉल मेड अप ऑफ क्ले, ये एक स्टूडेंट फिल्म आपकी यहाँ पर बनती है फ्रॉम द सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, और इसे ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस लास्ट सिनेफ सेक्शन। तो लास्ट सिनेफ सेक्शन में 78th फेस्टिवल डी कांस 2025 में इस फिल्म को अवार्ड देने के लिए बेसिकली आपके यहाँ पर चुना गया है, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन फॉर द इंडियन सिनेमा एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय सिनेमा एजुकेशन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। 23 मिनट की ये एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो नरेट करती है एक इमोशनल जर्नी, जो एक यंग नाइजीरियन एथलीट की जर्नी है जो कि डिस्प्लेस हुआ है अपने नेटिव प्लेस से, घायल हुआ है और कल्चरल रिकनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर। तो ये उस नाइजीरियन एथलीट की कहानी को ये फिल्म कहती है। 23 मिनट की एक्सपेरिमेंटल फिल्म आपकी यहाँ पर बनती है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है साहिल मनोज इंगले के द्वारा, और फिल्म को डायरेक्ट किया गया है कोकोब कोकोब ग्रेबे हावेरिया, कोकोब ग्रेबे हावेरिया टेस्फे। ये इथोपिया के हैं, तो डायरेक्टर हैं इथोपिया के, नाम है कोकोब ग्रेबे हावेरिया टेस्फे, और प्रोड्यूस किया है साहिल मनोज इंगले ने जो कि इंडिया के हैं। एंड द फिल्म एग्जाम्पलीफाई द सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स, उसका जो कमिटमेंट है टू ग्लोबल सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और इनोवेशन का, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म उसको दर्शाती है ना। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू सक्सेसफुली स्विम अक्रॉस द नॉर्थ चैनल covering a distance of 38 km in 13 hours and 22 minutes from the Northern Ireland to the Scotland। तो उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 13 घंटे और 22 मिनट में 38 किलोमीटर की दूरी को तैरकर पार करके उत्तरी चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो आपकी यहाँ पर बनी है, इनका नाम है सयानी दास या पारुल त्यागी या अंशिका सिंह या फिर शिवानी गोयल। क्विकली आंसर बताएगा सही जवाब। यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर होते हुए चल रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए सेशन कैसा लगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का होगा सयानी दास। डिटेल डिस्कस करेंगे। सयानी दास, आप यहाँ पर तस्वीरों में सयानी दास को देख सकते हैं। ये फर्स्ट इंडियन विमेन, पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को आपके यहाँ पर क्रॉस किया है। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्थ चैनल क्या है। तो नॉर्थ चैनल बेसिकली समुद्र का एक इलाका है जो कि स्कॉटलैंड, ये जो आपका समुद्री इलाका है, तो बेसिकली ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीच का ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये पानी का एक इलाका है जिसे तैरकर पार करने की बात आपकी यहाँ पर कही गई है। ये दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक है जिन्हें तैरकर पार किया जाता है। ठीक है, तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच का ये बेसिकली एक पानी का बेसिकली एक हिस्सा है जिसे नॉर्थ चैनल आपका बोला जाता है, जिसे तैरकर पार किया जाता है। तो ये करीब 38 किलोमीटर का एरिया है, मतलब अगर आप तैरकर पार करते हैं तो लगभग आपको 38 किलोमीटर तक तैरना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। तो 38 किलोमीटर तक तैरने के लिए जो टाइम लगेगा 13 घंटे 22 मिनट का टाइम इन्हें लगा है, जब ये नॉर्दर्न आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक तैर कर स्विम करके इन्होंने पार किया है।
अब यहाँ पर इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 मिनट तैरेंगे तो 10 मिनट तैरना आपके लिए मुश्किल होगा, और यहाँ पर 13 घंटे 22 मिनट तैरे हैं और टोटल 38 किलोमीटर की दूरी को कवर किया है। और बेसिकली क्योंकि ये यूरोपियन या यूरोप की अगर हम बात करें अटलांटिक ओशन का, ये नॉर्थ वाला वो हिस्सा है जहाँ पर पानी काफ़ी ठंडा होता है, तो इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, शरीर को भी मैं प्रिपेयर रखना पड़ता है कि आपको यहाँ पर नॉर्मल पानी में नहीं तैरना है, बहुत ही ठंडे पानी में तैरना होता है। तो आप सोचो कि ठंडे पानी में तैरना तो और मुश्किल काम होता है, जिसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। टू प्रिपेयर फॉर द फ्रिजिड 30 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑफ द नर्दर्न चैनल सयानी, तो 13 डिग्री सेल्सियस ये पानी का टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए वो अपनी प्रिपरेशन करती थी, वो आइस बाथ वगैरह भी लेती थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान, और ये अपने आप को डुबो कर रखती थी एक ड्रम में, और ये ड्रम में करीब 20 से 30 किलोग्राम तक बर्फ यानी कि आइस आपकी यहाँ पर भरी होती थी, और घंटों तक, कई 1 घंटे तक डेली ये उस बर्फ के पानी में अपने आप को डुबो कर रखती थी, ताकि वो उस कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें, जहां पर उन्हें 13 घंटे पानी में, ठंडे पानी में रहना है। तो डेली बेसिस पर 1 घंटे 20 से 30 किलोग्राम आइस में अपने शरीर को डुबोकर ये रखती थी, ताकि वो उसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए प्रिपेयर हो सकें, शरीर उनका उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत ने किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, यानी कि बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी इन द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन? तो अन्ना यूनिवर्सिटी, आईआईटी इंदौर, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और शुलूनी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी रही वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग्स है वो आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो भारत की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के तौर पर नंबर 1 पोजीशन पर रही। नंबर 1 बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन एशियाज यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अकॉर्डिंग। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बात करें तो ये एशिया में 38th पोजीशन पर है। इंडिया में तो नंबर 1 पोजीशन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इंडिया में तो नंबर 1 पोजीशन पर है, और एशिया में इसकी रैंकिंग 38 है, 38th है। विद इन इसका जो ओवरऑल स्कोर है 65.2 रहा। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि ठीक है सर, इंडिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी वो आपकी रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, और एशिया में ये यूनिवर्सिटी 38 नंबर पर बेस्ट है, तो एशिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो तिंग्सहुआ यूनिवर्सिटी, तिंग्सहुआ यूनिवर्सिटी ये चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, इसका स्कोर है 93। तो एशिया की जो टॉप रैंक्ड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो चाइनीज तिंग्सहुआ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, ये नंबर 1 पोजीशन पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज आपकी यहाँ पर शामिल है। ये टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज है, तो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 पोजीशन पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, जिसकी रैंकिंग एशिया में 38 है, यानी कि 38 है। भारत की सेकंड सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई वाली, जो कि भारत की दूसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी और एशिया की 111वीं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी। आईआईटी इंदौर भारत की तीसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और एशिया की 131वीं सबसे बेस्ट है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की बात करें, भारत की चौथी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, एशिया की 140वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और शुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ये भारत की 5वीं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है और एशिया की 146वीं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनती है। तो जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो आपको याद रखने हैं, और हो सके तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉप 5 एशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी याद रखना पड़ेगा। तो जो एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 2 यूनिवर्सिटी चाइना की हैं, 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर की हैं और एक यूनिवर्सिटी जापान की है। टॉप 10 याद करने की जरूरत नहीं है। टॉप 10 में अगर देखने जाएंगे ना तो एक तरीके से करीब चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की टॉप 10 में एक भी नहीं है। इंडिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो एशिया लेवल पे 38वें नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु।
तो त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी चाइना नंबर 1, पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 2 पर है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर नंबर 3, और ननियांग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सिंगापुर नंबर 4, और टोक्यो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान नंबर 5। तो टॉप 5 याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम इंडिया हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव। तो हाल ही में भारत से किसे विश्व बैंक के निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला की पहल में रिसेंटली शामिल किया गया है? पर्सनैलिटी का नाम। हु फ्रॉम इंडिया हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव बताएगा क्विकली। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सभी लोग? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा सुनील भारती मित्तल साहब को यहां पर शामिल किया गया है। वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में भारत से सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम सभी जानते हैं कि सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरमैन आपके यहाँ पर बनते हैं, वही एयरटेल कंपनी वाले। तो सुनील भारती मित्तल हैज बीन इंक्लूडेड वर्ल्ड बैंक, इन्हें वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब इनिशिएटिव में शामिल किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल जी को जो इसमें शामिल किया गया है, एंड 3 अदर प्राइवेट सेक्टर सीईओज, इसके अलावा 3 अदर प्राइवेट सेक्टर सीईओज को भी शामिल किया गया, वॉज अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इसकी घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है एट इट्स मीटिंग, जो इनकी मीटिंग हुई थी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब। कहाँ पर ये मीटिंग हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में मीटिंग हुई थी, जो कि अमेरिका की कैपिटल बनती है। और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। भारतीय इंटरप्राइजेस की बात करें जो कंपनी है, बिकम्स द सेकेंड इंडियन कंपनी टू बी इंक्लूडेड इन द प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव आफ्टर द टाटा सन्स। तो टाटा सन्स के बाद इस तरीके के प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव में शामिल होने वाली ये दूसरी इंडियन कंपनी आपकी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट, recently Star Health Insurance has partnered with which IPL team in T20? तो हाल ही में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 और यूं कहें तो आईपीएल की बात करें, आईपीएल T20 गेम ही होता है, तो किस आईपीएल टीम के साथ रिसेंटली उन्होंने पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है? तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, गुजरात टाइटंस के साथ, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। तो यहाँ पर सही जवाब है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रिसेंटली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है। तो इंडियाज लीडिंग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस विद द सनराइजर्स हैदराबाद। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की एज देयर ऑफिशियल हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर आपकी यहाँ पर बनी है, जो आईपीएल की T20 लीग चल रही है 2025 के लिए। याद रखिएगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज लॉन्च अ ब्रांड कैंपेन, इन्होंने एक ब्रांड कैंपेन भी लॉन्च की है, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, राहुल चहर, हर्षल पटेल, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फैंस के साथ एंगेज करेंगे और अवेयरनेस बिल्ड करेंगे अराउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे वेलनेस, कि डे टू डे लाइफ में या एवरीडे वेलनेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल की क्या नीड है, ज़रूरत है, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर लोगों को अवेयर करते हुए ये आपको नजर आएंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ऑफलाइन सेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन सेशन में क्या होता है, बेसिकली ऑफलाइन सेशन ऑनलाइन सेशन के मुकाबले जल्द खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 15-20 मिनट हमारे जो डिस्कशन में जाते हैं, मतलब आपके साथ जो बातचीत में जाते हैं वो बच जाते हैं, और यहाँ पर टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं ना। तो इसके साथ ये सेशन समाप्त हुआ। टोटल 10 एमसीक्यू और टोटल 10 न्यूज का डिस्कशन आज के सेशन में हुआ है। होमवर्क के तौर पर 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज ऑफिशियली अप्रूव डीपीएस फ्लैमिंगो लेक एज अ कंजर्वेशन रिजर्व? तो राज्य का नाम। एंड विच सिटी सहनाई रिसीव द जीआई टैग रिकॉग्निशन? किस शहर की सहनाई को, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, रिसेंटली जीआई टैग आपके यहाँ पर दिया गया है? तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो सही जवाब हैं वो आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर देने हैं। कमेंट करके ये भी बताना है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए, मतलब संडे तक, आपको डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे ये सेशन लाइव आपको, मतलब इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, या यूँ कहें कि प्रीमियर मोड में ये सेशन डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे एक टेस्टिंग, मतलब एक टेस्टिंग इनिशिएटिव का हिस्सा है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे अगर करंट अफेयर्स को अपलोड किया जाए तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा।
मे बी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। बाकी अगर आप लोग 7 बजे 8 बजे कंफर्टेबल हैं करंट अफेयर सेशन को देखने में तो नो इशू, आप जब आएंगे करंट अफेयर सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, अपलोडेड रहेगा तो आप वहां पर देख पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। अगला सेशन करंट अफेयर्स का कल सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे वॉच आउट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पीडीएफ जो आपको यहाँ पर मिलेगी क्लास की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जल्दी आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी कहना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।